Hello everyone. Today in this video we are going to discuss problem based on NMR spectroscopy. We are going to solve this structural problem based on NMR spectroscopy. All these problems are combined application of IR, 1H NMR, carbon 13 NMR and mass spectroscopy. Okay, so let's get started. Before going to start our problem solution, I want to पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करना होगा जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रहना चाहिए. जब भी हम लोग या प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे एनएमआर का, उसमें आपको ये सभी चीज़ें याद रखना चाहिए. आगे जाके और भी वीडियोस आएंगे जिसमें आपको ये सभी डेटा चाहिए होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से कॉपी पे लिख लेना. ओके, सो ये जो पहला रेंज है डेल्टा वैल्यू का, ये 13 सी एनएमआर का होता है, जो 10 to 40, 40 to 80, 80 to 115, 115 to 100, 100 to 150 एंड 150 to 220. सो ये पहला वाला जो रेंज है 10 to 14, ये है sp3 कार्बन अगर अटैच होगा, sp3 कार्बन होगा तो उसके लिए 10 to 40 ppm का रेंज होता है. देन sp3 कार्बन अटैच टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन दैट केस 40 to 80 ppm. देन yes for sp कार्बन 80 to 115 ppm. ओके, सिमिलरली फॉर sp2 कार्बन 100 to 150 में एक सिग्नल मिलेगा. ओके, एंड 150 to 220 ppm उस केस में कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसका वो सिग्नल मिल जाता है वहाँ पे. ओके, देन ये जो नेक्स्ट रेंजेस है जो डेल्टा वैल्यू का, ये 1H NMR में आता है. ठीक है, तो पहला जो सिग्नल होता है 0.5 to 2 ppm में, ये sp3 कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसके लिए होता है. देन 2 to 3 में जो 2 to 3 ppm के अंदर जो स्पेक्ट्रा मिलता है, जो सिग्नल मिलता है, वो sp कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसके लिए मिलता है. ओके, देन 2 ppm to 5 ppm के बीच में जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो sp3 कार्बन अटैच टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, and on that carbon atom there is a hydrogen. For that hydrogen atom this peak will be shown. Okay, 5 ppm to 8.5 ppm में sp2 कार्बन को हाइड्रोजन अटैच होता है, उस हाइड्रोजन के लिए वो ये पीक मिल जाता है. देन नेक्स्ट 8.5 to 10 ppm में जो अल्डेहाइडिक ग्रुप होता है उसमें जो हाइड्रोजन आता है उस हाइड्रोजन के लिए 8.5 to 10 के बीच में जो पीक आता है उसके लिए आता है. देन जो हाई पीक होता है जो 10 to 12 होता है, इसमें ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के लिए वो पीक दर्शाता है. ओके, देन और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल शिफ्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए जो कि ये आपको याद रखना है. जो भी हो वो CH3 ग्रुप होगा तो उस फंक्शनैलिटी के लिए 3 to 4 ppm में वैल्यू निकल के आएगा. ओके, आपका डायरेक्ट प्रॉब्लम इस वैल्यू अगर याद रखोगे तो इससे डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. फॉर OCH2 ग्रुप our delta value will be 4 to 5 ppm. Then COCH3 for this case delta value will be 2.1 ppm. Okay, for COOCH3 delta value will be 2.05 ppm. Similarly we have to also note down that is compound which react with FeCl3, then we can say there is a phenolic OH group will be present. अगर कंपाउंड कोई FeCl3 से रिएक्ट कर रहा है तो सपोज करें कि उसमें कोई एक फेनोलिक OH ग्रुप है. ओके, देन नेक्स्ट है कि D2 एक्सचेंजेबल. कोई भी कंपाउंड अगर मॉलिक्यूल प्रॉब्लम में बोला कि D2 एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि वहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो एसिडिक होगा जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होगा. ओके, सो ड्यू टू दैट एसिडिक प्रोटॉन वी गेट आवर ब्रॉड स्पेक्ट्रा. ओके, प्रॉब्लम में कभी कभी दिया जाता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रा दिया जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे D2 एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है. नाउ ये D2 एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, कभी 1 D2 एक्सचेंजेबल होता है, कभी 2 होता है. तो जब 1 हाइड्रोजन D2 एक्सचेंजेबल होगा तो उस केस में 3 OH will be present, and if 2 hydrogen will be D2 exchangeable, in that case there will be NH2 group. Okay, similarly now we have to note one point, that is if compounds having सेम J वैल्यू, सपोज कोई कंपाउंड है उसका सेम J वैल्यूज है दो, सपोज J1 एंड J2, देन इन दैट केस वी कैन से जो भी उसका J1 और J2 अगर सेम आएगा तो जो फंक्शनैलिटी होगा वो एडजेसेंट कार्बन पे होगा. सपोज कोई एक डबलेट है जो कि J1 पे आता है, ओके डबलेट, और कोई एक ट्रिपलेट है जो कि J2 पे आता है, ट्रिपलेट. देन इसका मतलब है कि वो दोनों सिग्नल पास में होंगे, एक के यहाँ पे डबलेट शो करेगा, एक यहाँ पे ट्रिपलेट शो करेगा. ओके, तो सेम J वैल्यू का ये बेनिफिट है. ठीक है, देन
अभी हम देखेंगे कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू से हम लोग कैसे ऑर्थो कपलिंग, मेटा कपलिंग और पैरा कपलिंग को कैसे आइडेंटिफाई करें। सपोज अपना जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो नियरली 8 हर्ट्ज की यहाँ पे है, ओके, और आपके पास कंपाउंड प्रॉब्लम में कोई एक सिग्नल है जिसमें 1H के लिए नियरली उसका कपलिंग कांस्टेंट, ओके, कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू भी 8 हर्ट्ज के अप्रॉक्स है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे जो है ऑर्थो कपलिंग विल बी प्रेजेंट, ओके। इफ 1H के लिए हमारे पास जे वैल्यू 2 to 4 हर्ट्ज इतना होगा तो हम लोग सीधा बोल देंगे कि उस कंपाउंड में मेटा कपलिंग होगा, ओके। मेटा कपलिंग मतलब वो कंपाउंड कुछ इस तरह का सा दिखाई दिया होगा, ओके, मेटा कंपाउंड होगा। देन नेक्स्ट, if we have 2H and J value is nearly 8 hertz, in that case we can say there is a pair coupling. You have to note this point, okay, 1H 2H, okay, this is most important point, okay. Now last one is the if J value is high, very high, that is if J value is 16 hertz, okay, so in that case this high J value indicates that there is a coupling across double bond, means there should be ट्रांस कपलिंग। फॉर ट्रांस कपलिंग वी गेट दिस प्रोटॉन, ओके। सपोज कोई ट्रांस हाइड्रोजन है तो ये दो हाइड्रोजन के बीच में जो कपलिंग है इसको बोलते हैं ट्रांस कपलिंग, जिसका वैल्यू जे वैल्यू होता है 16, वेरी हाई। J1 और J2 सपोज 16 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो EHA प्रोटॉन्स है और HC प्रोटॉन्स है ये क्या करता है, ट्रांस कपलिंग कर देता है, और सिमिलरली एट दैट टाइम दिस EHB एंड EHC विल डू सिस कपलिंग, ओके। ये ट्रांस कपलिंग शो करेगा और ये सिस कपलिंग, तो सिस ट्रांस कपलिंग विल बी शोन बाय दिस हाई जे वैल्यू, ओके, एंड दिस J इक्वल टू 3, J3 सपोज कोई एक है कपलिंग वहाँ पे प्रेजेंट जिसका वैल्यू नियरली 8 हर्ट्ज है, तो ये थोड़ा सा लो वैल्यू है, इसका मतलब है कि ये जो होता है ये सिस कपलिंग की वजह से होता है, नॉट जेमिनल कपलिंग। ये सिस कपलिंग की वजह से होता है जो कि हमारा ये HB और EHC शो कर सकता है, ओनली HB और EHC, तो इस केस में और ओनली, ओके। एंड फॉर दिस EHA, सपोज हियर HA और HB, फॉर दैट the coupling between this HA and HB, this is called as geminal coupling, and for this geminal coupling J value will be nearly 2, okay. You have to note down all these points. All points are very important which will be very useful during the structural determination. Now next point is the distereotropic proton. The distereotropic proton will give different signal, okay. Then अगर कोई कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो उसके आगे वाला जो भी सिग्नल आएगा वो डिफरेंट सिग्नल दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई कायरल सेंटर है यहाँ पे और यहाँ पे एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है, ओके, और इधर सपोज CH3 है, तो इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन से इक्विवेलेंट नहीं है, ये डिफरेंट सिग्नल्स दे देंगे, ठीक है। तो जब भी कायरल सेंटर होगा आगे वाला सेंटर पे जो भी कंपाउंड्स फंक्शनलिटी होगी वो डिफरेंट सिग्नल दे देंगे। अगर सपोज हाइड्रोजन की जगह अपने पास CH3 है तो ये भी यहाँ पे CH3 भी डिफरेंट सिग्नल दे देंगे, ओके। तो ऐसे कायरल सेंटर के आगे वाला जो भी कार्बन होगा उसका अलग अलग सिग्नल आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। सपोज आपको कोई कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाता है, ओके, C4H30 H3 C4H3O4 ऐसा कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, तो उसमें कितना डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कितना ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या कितना उसमें कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, या कितना रिंग प्रेजेंट है, ओके। इस टाइप का अगर आपको कुछ भी मतलब इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा अनसैचुरेशन के रिलेटेड तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना होता है। हम लोग आगे जाके जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डिटेल में देख लेंगे इसको, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इक्वल टू summation of I running from 1 to n valence minus 2 divided by 2. Valence means valency of carbon atom, okay, valency of any element that atom. Suppose कंपाउंड में अपना कार्बन है, कार्बन का वैलेंसी कितना है 4 है, तो इसलिए हम लोग 4 माइनस वैलेंसी 4 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन होगा तो उसके लिए वैलेंसी 1 है, तो वैलेंस कितना है उसका 1 माइनस 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हम लोग आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेंगे। देन सपोज आपको कोई मोलार मास दिया है, ओके, मोलार मास दिया है, ओके, तो सपोज 102 है, तो इसका अगर हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है मोलार मास से तो हमको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मोलार मास को 30 से
13 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरी टाइम, और देन वहाँ से हमको रिमाइंडर का और जितना भाग है उसका वैल्यू निकल के आएगा. सो फ्रॉम वैल्यू ऑफ पी एन एंड आर वी कैन फॉर्म द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड CnHn plus R. Just put value of Pn and R over there. Okay, then now last formulas are the chemical shift value calculation. Okay, delta equal to frequency of sample minus frequency of TMS in hertz. Okay, divided by operating frequency. This operating frequency will be in megahertz. Okay, और जो सैंपल का फ्रीक्वेंसी और TMS का फ्रीक्वेंसी होता है वो हर्ट्ज में होता है. सपोज कभी आपको TMS का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 पे होता है, तो अगर सैंपल से 0 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल बचेगा. तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी केमिकल शिफ्ट वैल्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल इन हर्ट्ज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज. ओके, देन ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी प्रॉब्लम में दिया जाता है कि शिफ्ट ऑफ रेजोनेंस फ्रॉम TMS. इसका मतलब ये होता है कि शिफ्ट ऑफ रेजोनेंस फ्रॉम TMS मतलब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल दिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर TMS होगा तो कोई भी अनदर शिफ्ट फ्रॉम दिस TMS, दिस शिफ्ट इज ड्यू टू द आवर सैंपल. ओके, DEPT स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्टॉर्शनलेस एनहांसलेस पोलराइजेशन ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. ओके, दिस इज द एडवांस पार्ट ऑफ कार्बन 13 NMR. हमारे पास अगर कोई सिग्नल होगा, कोई ब्रॉड सिग्नल होगा एक, ओके, तो इस केस में हम अच्छे से उसको एनालाइज नहीं कर पाते, तो हमको क्या करना पड़ता है कि हमको DEPT स्पेक्ट्रा लेना पड़ता है ताकि हम अच्छे से उसको एनालाइज करें, जो कि 135 वो डिफरेंट टाइप का होता है, 135, 90 और 45. तो उस केस में हमको डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल मिलते हैं. तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, तो पॉजिटिव जो साइन है वो इंडिकेट करता है कि अप पिक होगा. ओके, अप पिक. जो नेगेटिव साइन होता है वो इंडिकेट करता है डाउन पिक होगा, और जो जीरो साइन इंडिकेट करता है वो करता है देयर इज नो पिक. ओके, और नो पिक ऑब्जर्व. सिंपल, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, सपोज आपके पास प्रोपेन है, तो इस केस के लिए अगर हमको DEPT 135 निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे. तो DEPT 135 के रेंज रो में देखो, यहाँ पे different type of group will show different type of sign. ओके, तो CH will show positive peak, CH2 show negative peak. तो हमारे कंपाउंड में क्या है, एक CH2 है और दो CH3 है. इसका मतलब जो भी अपना DEPT का स्पेक्ट्रा होगा उसमें आएगा दो पॉजिटिव पिक फॉर CH3, ओके, और वन नेगेटिव पिक फॉर CH2. तो ये जो स्पेक्ट्रा होगा ये फॉर DEPT 135 स्पेक्ट्रा फॉर प्रोपेन. ओके, ऐसा कुछ दिखाई देगा. अभी दूसरा इंपॉर्टेंट IR रेंजेस है. ओके, फॉर ईस्टर देयर इज IR रेंज फ्रॉम 1735 टू 1750. ओके, इस केस में ईस्टर होगा. अमाइड होगा तो उसका रेंज होगा 1650 टू 1680. अगर कोई एसिड हालाइड होगा लाइक RCOCl तो उस केस में जो IR एब्जॉर्प्शन होगा वो 1800 से ज़्यादा होगा. फॉर कार्बोनिल ग्रुप ये वेरी करता है 1710 से लेके 1730 तक. अगर साइनाइड ग्रुप होगा तो उसके लिए होगा 2250. देन कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन तो उसको 2150, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 1650 और कार्बन कार्बन सिंगल के लिए 1150 सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, ऑल दिस IR absorption are having unit. Here is the first problem from GATE 2021. Okay, so we have to find out the total number of signal. If you look at this molecule, there is a plane of symmetry. Okay, the plane passing from these three atom. Okay, from bromine, carbon and this para group. Okay, so non-equivalent protons will give signals. Okay, different signal. So just count the non-equivalent proton. Now this hydrogen, these three hydrogen present in left side are one type. Okay, and this is also one type due to this plane of symmetry. Both are the same. So the next this proton and this proton also same. Now this is also another type of proton. So here total three types of proton. Okay, three types of proton. So we get three types of signals in the spectrum. So total number of signals observed in this molecule are 3. Now so जो भी मेजर प्रोडक्ट होगा उसके द्वारा कितना कार्बन 13 NMR में पिक मिलता है. सिमिलरली प्रोटॉन NMR डिफरेंट टाइप ऑफ कितना डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन से वो काउंट करो. ओके, different types of carbon will give different signals. Okay,
यहाँ पे क्या होता है, अल्फा जो हाइड्रोजन होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, तो ये बेस क्या करता है, हाइड्राइड में जाके इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पे एक इनोलेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलता है ये कंपाउंड, ओके। देन हमें मिथाइल आयोडाइड हम लोग डालते हैं उसमें, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर अटैक करेगा, हाइड्रोजन आयोडीन निकल जाएगा, ओके। तो हमको यहाँ पे कंपाउंड मिल जाता है, ये कंपाउंड, ओके। यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अभी अगर आप लोग देख पाओगे यहाँ पे एक यमी है, ओके। तो ये जो कार्बन नंबर 1 2 3 4 से, तो ये चारों कार्बन के बीच में से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये जो कार्बन होंगे ये इक्विवेलेंट कार्बन है, ओके, इक्विवेलेंट कार्बन, ये सेकंड टाइप का कार्बन होगा। देन दिस इज थर्ड टाइप, दिस इज फोर्थ टाइप, दिस इज फिफ्थ टाइप, 6, ओके, दिस इज 7 टाइप, और ये जो CH3 है वो 8 टाइप। तो टोटल 8 टाइप ऑफ C13 will be present, okay. So total number of signal will be given by the P compound P is 8 signal, okay. So our correct option will be, our correct answer will be 8 signal. अभी ये क्वेश्चन है गेट 2020 से। तो इसमें क्या पूछा है, एक कंपाउंड दिया है और उसका IR डेटा, NMR डेटा दिया है, मास डेटा दिया है और वहाँ से स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C10H12O2, ओके। सो यहाँ पे जो IR एब्जॉर्प्शन है 1720 का, वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे तो सभी ग्रुप कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ओके, ठीक है। देन अभी देखो कि यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको जो एसिडिक ग्रुप होगा, एसिडिक OH, तो उसका जो डेल्टा वैल्यू आता है वो लगभग 12 ppm की यहाँ पे आता है, ओके, जो हमने रेंज देखी थी। तो यहाँ पे कोई 12 ppm का पिक है क्या, तो कोई पिक नहीं, इसका मतलब है कि पहला वाला कंपाउंड गलत है। लेकिन नेक्स्ट देखो कि कोई यहाँ पे 1 हाइड्रोजन के लिए कोई सिंगलेट है क्या, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपाउंड में तो ये 1H का सिंगलेट मिलना चाहिए। तो अगर हम अपने डेटा में देखोगे तो कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देता कि 1H का सिंगलेट प्रेजेंट है, तो कंपाउंड नंबर लास्ट का वो भी नहीं होगा, ओके। देन ऑल्सो कंपाउंड में देखो कि अपने यहाँ पे कोई 2H के लिए सिंगलेट है क्या, तो 2H का सिंगलेट देखो, क्योंकि ये जो 2H है ये सिंगलेट दे देगा, क्योंकि इधर भी देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, सो दैट 2H विल गिव सिंगलेट। लेकिन अगर आप लोग देखोगे अपने डेटा में तो कोई भी सिंगलेट नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी कंपाउंड रॉन्ग आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस। देखो कितना इजी है, इसे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देन गेट 2019 से क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ NMR सिग्नल 1H NMR सिग्नल इन दिस कंपाउंड। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो चुका है, ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये कंपाउंड से। तो ये जो है पहले काउंट करोगे कितना टाइप का प्रोटॉन्स है, 1, ये बोथ आर द सेम प्रोटॉन्स। देन ये सेकंड टाइप का प्रोटॉन है, ये थर्ड टाइप का प्रोटॉन है, देन ये फोर्थ टाइप, ओके, और ये फिफ्थ टाइप। तो टोटल यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड होगा वो 5 सिग्नल देगा, ओके, मींस और करेक्ट ऑप्शन विल बी 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the gate to the this question is from gate 2019, okay. so हमको यहाँ पे क्या क्या दिया है, the frequency of spectrometer that is operating frequency कितना दिया है 400 मेगाहर्ट्ज। देन अपना प्रोटॉन रेजोनेंस है, प्रोटॉन जो रेजोनेट करता है वो कहाँ पे करता है 1560 हर्ट्ज पे। सो यहाँ पे अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल दिया है कितना है 1560 हर्ट्ज, ओके। तो वी हैव टू फाइंड आउट द केमिकल शिफ्ट वैल्यू। Apply our formula, that is delta equal to frequency of sample divided by its operating frequency. Then we get 1560 hertz divided by 400 megahertz. Then अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 3.9 ppm, ओके। तो हमारा जो प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट वैल्यू पर प्रोटॉन कितना होगा 3.9 ppm,
ओके देन दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2018. ओके प्री ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया है इंस्ट्रूमेंट का 300 मेगाहर्ट्ज. ओके देन हमको दिया है कि प्रोटॉन रेजोनेट एट क्वार्टेट एट 4.2 ppm and then individual signals of quartet appears at 4.17, 4.19, 4.221 and 4.23. इसका ये 4.20 ये इसका मीन दिया है. ओके तो यहाँ पे जो भी सिग्नल होगा ए बी सी डी. ओके कोई भी एक सिग्नल का बीच का जो गैप होगा उसको हम लोग जे वैल्यू बोलते हैं, दैट इज कपलिंग कांस्टेंट. और मे बी दिस ए बी सी और डी होगा. तो अगर हम डी और सी के बीच में का अगर या ए और बी के बीच में का अगर हम लोग डिफरेंस ले लेंगे तो अपना जे का वैल्यू आ जाएगा. ओके बी माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा 4.19 माइनस 4.17 तो आएगा 0.02. ये वैल्यू आ गया ppm में. ओके अगर इसको हमको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, जे का वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से, तब जाके हर्ट्ज में आएगा. तो 0.02 इंटू 300 मेगाहर्ट्ज तो हमको वैल्यू मिल जाएगा 6 हर्ट्ज. तो अपना करेक्ट जे का वैल्यू जो हर्ट्ज में है वो 6 हर्ट्ज होगा. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2017. अभी एक बात याद रखो कि कोई भी न्यूक्लियाई होगा जिसका आई वैल्यू दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर 1/2 होगा तो उस केस के लिए जो भी इंटेंसिटी रेशो होगा वो पास्कल ट्रायंगल से मिलेगा. ओके पास्कल ट्रायंगल तो ये कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले यहाँ पे 1 दे दो, फिर इधर 1 1 लिखो, देन इस 1 के आगे इधर 1 1 प्लस 1 2, देन इस 1 के आगे एक 1 लिखो, देन आगे नेक्स्ट में 1 के आगे 1 1 प्लस 2 यहाँ का सम इधर लिखो 3 2 प्लस 1 3 1. ओके 1 1 प्लस 3 4 6 4 1. ओके इस जीरो न्यूक्लियाई है जिसका आई वैल्यू 1/2 है तो उसके लिए इंटेंसिटी होगा 1. अगर कोई 1 न्यूक्लियाई होगा ओके तो उसका इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:1. अगर जो न्यूक्लियाई है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 2 होंगे तो उसका जो इंटेंसिटी रेशियो होगा ये 1:2:1 होगा. अगर 3 होंगे तो उसके लिए 1:3:3:1. 4 होंगे तो ये होगा, 5 होंगे तो ये होगा. ओके और 6 होंगे तो ये होगा. ओके तो जो अपना कंपाउंड में मिला है 30 ppm पे सेप्टेट मिला है. ओके सेप्टेट तो सेप्टेट के लिए अपना जो 2ni+1 का वैल्यू होता है वो 7 आ जाता है. ओके तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कि 6 अगर पुट अप करेंगे तो इसका वैल्यू 7 आ जाता है. इसका मतलब है कि 2 इंटू 6 इंटू आई का वैल्यू 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू 7 आ रहा है. इसका मतलब है कि हमारे कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना होंगे 6 न्यूक्लियाई होते हैं. तो हमारा इंटेंसिटी रेशियो होगा वो ये आएगा 1:6:2 15:2 20:2 50:2 60:1. ओके एंड दिस इज द सेप्टेट. ओके दिस 2ni+1 वैल्यू 7 है मतलब सेप्टेट मिलेगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1. ओके ये thank you guys, I hope all these problems are clear to all of you. If you understood everything then please share this video with your friends so that they will also get benefit.